नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के हेल्थ प्रोफेशनल्स, जहां के डॉक्टर्स अपनी संवेदनशीलता और एक्सपर्टीज से सबका भरोसा जीत रहे हैं। साथियों, संवेदनशीलता संकट के समय में परखी जाती है, लेकिन भारत का सामर्थ्य इस समय पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। इसी संकट के दौरान भारत के आईटी सेक्टर ने 24 घंटे काम करके दुनिया के तमाम देशों को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है। आज भारत दुनिया में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेज रहा है। 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में काम कर रहे हैं। आज भारत में दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पिछले 6 महीने में रजिस्टर हुए हैं। आज भारत के पास विश्व का बड़ा, सुरक्षित और सफल डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है। सिर्फ पिछले महीने की ही बात करूं तो भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसके माध्यम से
4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। फ्रेंड्स, बीते सालों में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने डेवलप और एडॉप्ट किया है, वो आज भारत की बहुत बड़ी ताकत बना है। कोरोना इन्फेक्शन की ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप और वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल जैसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भारत के लिए गर्व का विषय है। भारत के कोविन पोर्टल में स्लॉट बुकिंग से लेकर सर्टिफिकेट जनरेशन की जो ऑनलाइन व्यवस्था है, उसने बड़े बड़े देशों के लोगों का भी ध्यान खींचा है। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान लाइसेंस राज से होती थी। ज्यादातर चीजों पर सरकार का नियंत्रण था। भारत में बिजनेस के लिए जो भी चुनौतियां रही है, वो मैं समझता हूं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर चुनौती को दूर करें। आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम कर रहा है। भारत ने अपने कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई करके, कम करके उसे दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया है। बीते साल ही हमने 25,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस कम किए हैं। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस जैसे कदमों में सुधार करके बिजनेस कम्युनिटी का विश्वास लौटाया है। भारत ने ड्रोन्स, स्पेस, जियोस्पेशियल मैपिंग जैसे कई सेक्टर्स को भी डीरेगुलेट कर दिया है। भारत ने आईटी सेक्टर और बीपीओ से जुड़े आउटडेटेड टेलीकॉम रेगुलेशंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। साथियों, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स में विश्व का एक भरोसेमंद पार्टनर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रास्ते बना रहे हैं। भारतीयों में इनोवेशन की, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की जो क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। 2014 में जहां भारत में कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, वहीं आज इनकी संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। इसमें भी 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा तो 2021 में ही बने हैं। जिस तरह एक्सपेक्ट इंडियन ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, उसी तरह भारतीय युवा आप सभी साथियों के बिजनेस को भारत में नई बुलंदी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है। फ्रेंड्स, डीप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर भारत का कमिटमेंट एक और बड़ा कारण है जो आज भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा है। कोरोना काल में जब दुनिया क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम जैसे इंटरवेंशन पर फोकस कर रही थी, तब भारत ने रिफॉर्म का रास्ता सशक्त किया। डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को
आधुनिक बनाने के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को कोरोना काल में ही अभूतपूर्व गति दी गई। देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जा रहा है। विशेष रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर $1.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एसेट मोनेटाइजेशन जैसे इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल्स में $80 बिलियन जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। डेवलपमेंट के लिए हर स्टेक होल्डर को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारत ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी शुरू किया है। हम नेशनल मास्टर प्लान के तहत इंटीग्रेटेड तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग, डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन पर काम होगा। इससे गुड्स, पीपल और सर्विसेज की सीमलेस कनेक्टिविटी और मूवमेंट में एक नई गति आएगी। फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए भारत का फोकस सिर्फ प्रोसेस को आसान करने पर ही नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने पर भी है। इसी अप्रोच के साथ आज 14 सेक्टर्स में $26 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की गई है। फैब, चिप एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री के निर्माण के लिए $10 बिलियन का इंसेंटिव प्लान इस बात का प्रमाण है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को स्मूथ बनाने के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं। हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम, इंश्योरेंस, डिफेंस, एरोस्पेस के साथ साथ अब सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में भी भारत में असीम संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, आज भारत वर्तमान के साथ ही अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को लेकर नीतियां बना रहा है, निर्णय ले रहा है। इस कालखंड में भारत ने हाई ग्रोथ के वेलफेयर और वेलनेस की सैचुरेशन के लक्ष्य रखा है। ग्रोथ का ये कालखंड ग्रीन भी होगा, क्लीन भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा, रिलायबल भी होगा। ग्लोबल गुड के लिए बड़े कमिटमेंट्स करने और उन पर खरा उतरने की परंपरा को जारी रखते हुए हमने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट भी रखा है। दुनिया की 70% आबादी वाला भारत भले ही ग्लोबल कार्बन एमिशन में 5%, ओनली 5% कंट्रीब्यूट करता हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाइमेट एप्लीकेशन एडप्शन जैसे इनिशिएटिव इसका प्रमाण है। बीते वर्षों के प्रयासों का नतीजा है कि आज हमारे एनर्जी मिक्स का 40% हिस्सा नॉन फोसिल सोर्सेज से आ रहा है। भारत ने पेरिस में जो ऐलान किया था वो हम टारगेट से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इन प्रयासों के बीच
हमें ये भी मानना होगा कि हमारी लाइफस्टाइल भी क्लाइमेट के लिए बड़ी चुनौती है। थ्रो अवे कल्चर और कंज्यूमरिज्म ने क्लाइमेट चैलेंज को और गंभीर बना दिया है। आज की जो टेक, मेक, यूज, डिस्पोज ये जो इकोनॉमी है उसको तेजी से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना बहुत जरूरी है। COP26 में मिशन लाइफ के जिस आइडिया की चर्चा मैंने की थी उसके मूल में भी यही भावना है। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ऐसी रेजिलिएंट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का विजन जो क्लाइमेट क्राइसिस के साथ साथ भविष्य के अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस में उससे निपटने में भी काम आए। इसलिए मिशन लाइफ का ग्लोबल मास मूवमेंट बनाना जरूरी है। लाइफ जैसे जनभागीदारी के अभियान को हम P3, और जब मैं P3 कहता हूं प्रो प्लेनेट पीपल का बड़ा आधार भी बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आज 2022 की शुरुआत में जब हम दावोस में ये मंथन कर रहे हैं तब कुछ और चुनौतियों के प्रति सचेत करना भी भारत अपना दायित्व समझता है। आज ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव के साथ ही एक वैश्विक परिवार के तौर पर हम जिन चुनौतियों का सामना करते रहे हैं वो भी बढ़ रही हैं। इनसे मुकाबला करने के लिए हर देश, हर वैश्विक एजेंसी द्वारा कलेक्टिव और सिंक्रोनाइज एक्शन की जरूरत है। ये सप्लाई चेन के डिसरप्शन, इन्फ्लेशन और क्लाइमेट चेंज इन्हीं के उदाहरण हैं। एक और उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी का। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी है उसमें किसी एक देश द्वारा लिए गए फैसले इसकी चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त होंगे। हमें एक समान सोच रखनी होगी। लेकिन आज वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सवाल ये भी है कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस नए वर्ल्ड ऑर्डर और नई चुनौतियों के निपटने के लिए तैयार है क्या? वो सामर्थ्य बचा है क्या? जब ये संस्थाएं बनी थी तो स्थितियां कुछ और थी। आज परिस्थितियां कुछ और है। इसलिए हर लोकतांत्रिक देश का यह दायित्व है कि इन संस्थाओं में रिफॉर्म्स पर बल दे ताकि इन्हें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके। मुझे विश्वास है दावोस में हो रही चर्चाओं में इस दिशा में भी सकारात्मक संवाद होगा। फ्रेंड्स, नई चुनौतियों के बीच आज दुनिया को नए रास्तों की जरूरत है, नए संकल्पों की जरूरत है। आज दुनिया के हर देश को एक दूसरे से सहयोग की पहले से कहीं अधिक जरूरत है। यही बेहतर भविष्य का रास्ता है। मुझे विश्वास है कि दावोस में हो रही ये चर्चा इस भावना को विस्तार देगी। फिर से एक बार वर्चुअली भी आपसे मिलने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।